हेलो गाइस। अगर आप एआईपीजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईपीजीडी के लिए 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नोन एज द डेंजरस एरियाज ऑफ द स्कैल्प। का ऑप्शन क्या क्या है? स्किन, सुपरफिशियल फैशा, डीप फैशा, लूज एरियोलर टिश्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लूज एरियोलर टिश्यू। आपका जो नोटबुक है उसमें आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो एआईपीजीडी के में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी इज। तो बॉडी का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, कोलाजेन और फिब्रिनेजन। तो इसका जो आंसर होगा जो होगा कोलाजेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलाजेन। आप वीडियो को पॉज करके आपका नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बॉडी कोलाजेन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स should be considered most important while applying a screening test in lethal disease like cancer. तो which one of the following characteristics should be considered most important while applying screening test in lethal disease like cancer? कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, रैपिडिटी और सिंप्लिसिटी। तो इसका जो आंसर होगा जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा सेंसिटिविटी। तो जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कंसीडर्ड क्या है वो होगा सेंसिटिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इंक्लूड। कुशिंग सिंड्रोम का क्या क्या फीचर्स है? थिकनिंग ऑफ द स्किन, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपोटेंशन। तो इसका जो आंसर होगा, आपको कुशिंग सिंड्रोम अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम इस बार में पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन कुशिंग सिंड्रोम से। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इंक्लूड हाइपोग्लाइसेमिया। तो आपको कुशिंग सिंड्रोम का क्या क्या फीचर्स है? ठीक है, फीचर्स कुशिंग सिंड्रोम का जो जो फीचर्स है आपको सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस in a 65 years old male with exertional dyspnea, chest pain, syncope, slow rising low volume carotid pulse and ejections mid systolic murmur is। इसका आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। आपको जो सीबीएस सिस्टम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में वो अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हर बार सीबीएस नहीं तो रेस्पिरेटरी नहीं तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही आता है। ठीक है, तो आपको ये जो चैप्टर ये तीनों चैप्टर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद आप अगले चैप्टर में जाएंगे। तो चलिए, जो मोस्ट द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस हो सकता है? एक 65 ईयर्स ओल्ड मेल का जिसका बहुत ज़्यादा एक्जिशनल डिस्पनिया है, चेस्ट पेन हो रहा है, सिनकोप हो रहा है एंड स्लो राइजिंग लो वॉल्यूम कैरोटिड पल्स एंड इजेक्शन मिस सिस्टोलिक मारमार। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिजर्जिटेशंस, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड एओर्टिक रिजर्जिटेशंस। आपको क्या करना है होगा, आपको इसका जो आंसर होगा वो होगा एओर्टिक स्टेनोसिस। बट आपको क्या करना होगा, आपको ये जो चारों सिस्टम है, मतलब चारों जो डिजीज हुआ है, इस चारों डिजीज को एग्जाम देने से पहले डिटेल्स में देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ सकता है ये चारों सिस्टम से ही पूछेगा। ठीक है, चारों डिजीज से ही पूछेगा, तो आपको चारों डिजीज को अच्छे से ध्यान देना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा एओर्टिक स्टेनोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द CSF एनालिसिस ऑफ द पेशेंट revealed WBC count more than 1000 per microliter. The most likely cause is। CSF एनालिसिस हम पहले ही बोल चुका है, जो नर्वस सिस्टम को आपको ध्यान देना पड़ेगा। CSF एनालिसिस ऑफ द पेशेंट रिवील WBC काउंट कितना? मोर देन 1000 पर माइक्रोलीटर। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज क्या हो सकता है? ऑप्शंस में क्या क्या है? वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो अभी तो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, तो हम लोग आंसर बोल रहे हैं। आपको डिटेल्स में ये जो जो सिम्टम्स दिया हुआ है और जो जो डिजीज का नाम दिया हुआ है, आपको
एग्जाम देने से पहले ऑब्वियसली एक टाइम देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। CSC मैनेजमेंट जब WC काउंट इंक्रीज हो जाएगा 1000 से पहले ज़्यादा, तो क्या मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इस 30 years old male presented with painless swelling in the right groin region। ध्यान देना पड़ेगा, राइट ग्रोइन रीजन में पेनलेस स्वेलिंग हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशन द स्वेलिंग exhibits impulse and coughing reducibility। The swelling does not come out on coughing when the deep inguinal ring is occluded। The probable diagnosis is, तो आपको पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या पेनलेस स्वेलिंग हो रहा है फर्स्ट, उसके बाद कहाँ पर हो रहा है, राइट ग्रोइन रीजन में हो रहा है। एंड एग्जामिनेशन में क्या दिखा रहा है, द स्वेलिंग एग्जिबिट्स इम्पल्स ऑन काफिंग एंड रिड्यूसिबिलिटी, ठीक है। तो मतलब काफिंग हो रहा है, काफिंग में रिड्यूसिबिलिटी हो रहा है, तो क्या मेनली ये हार्निया का सिम्टम्स है, ठीक है। द स्वेलिंग डज नॉट कम आउट ऑन काफिंग व्हेन द डीप इंगुइनल रिंग इज ऑक्लूडेड। तो द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज, क्या हो सकता है, द प्रोबेबल डायग्नोसिस होगा जो होगा 7 का बी, मतलब इनडायरेक्ट इंगुइनल हार्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज क्या है, विल्सन डिजीज है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ठीक है। आपको विल्सन डिजीज क्या है ये एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। तो विल्सन डिजीज मेनली क्या है, विल्सन डिजीज मेनली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। चलिए 9th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विलियम बोरिक द रेमेडी कैन बी गिवन व्हेन पल्सेटिला फेल्स इन स्कूल गर्ल्स। आ गया मेटेरिया। जब अकॉर्डिंग टू विलियम बोरिक, ये आपको ऑथर का नाम दिया हुआ है विलियम बोरिक के अकॉर्डिंग, दिस रेमेडी कैन बी गिवन व्हेन द पल्सेटिला फेल्स इन स्कूल गर्ल्स। जब स्कूल गर्ल्स में पल्सेटिला देने के बाद फेल हो जा रहा है तब कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं आप, बोल सकते हो आप। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा कैलकेरिया कर्व, ठीक है। जब कैलकेरिया कर्व पल्सेटिला स्कूल गर्ल्स में देने के बाद कोई भी दिक्कत हो रहा है, फेल कर रहा है पल्सेटिला, तब आपको देना पड़ेगा क्या, कैलकेरिया कर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू J.T. Kent the antidote of the poisonous effects of the stings of honeybee in persons who are sensitive to it। stings of poisonous honeybee, poisonous effect of the stings of honeybee, ठीक है। इसका देने के बाद एंटीडोट कौन सा किससे करना पड़ेगा, जो होगा आंसर इसका कार्बोलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन इज, तो एक पर्सन को मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन को आइडेंटिफाइड करने के लिए मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, ये जो आपका आंसर होगा ये होगा गैल्टन मेथड। आप एक बार टाइम देकर वीडियो को स्लोली देखिए एंड जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके रिलेटेड जो जो टॉपिक आ रहा है आपको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एपिफाइसिस इज, बोन ट्यूमर कहाँ से अराइजिस होगा, ठीक है। बोन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एपिफाइसिस इज, इसका जो आंसर होगा जो होगा जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन, ठीक है। बोन ट्यूमर कहाँ से हो रहा है, एपिफाइसिस में, जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विकनिंग इज फेल्ड बाय प्राइमा ग्रेविडा बाय अबाउट, क्विकनिंग, क्विकनिंग क्या आपको पहले देखना पड़ेगा, प्राइमी ग्रेविडा क्या आपको गायनी खुलकर देखना पड़ेगा, फिर आपको इसका आंसर कर सकते हैं। तो क्विकनिंग कब हो रहा है, कब फील कर रहा है प्राइमी ग्रेविडा में, 18 वीक, 20 वीक, 22 और 24 वीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 18 वीक, ठीक है। तो जब प्राइमी ग्रेविडा है तब क्विकनिंग फील कर रहा है 18 वीक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्लिंग अल्सर इज ए, क्या कार्लिंग अल्सर क्या है, कार्लिंग अल्सर है एक्यूट पेप्टिक अल्सर डेवलपिंग आफ्टर मेजर बर्न्स, ठीक है। आपको ये लिखना है,
चाहिए। कार्लिंग अल्सर क्या है? एक्यूट पेप्टिक अल्सर, एक टाइप का एक्यूट पेप्टिक अल्सर जेटा जो डेवलप हो रहा है कब? मेजर बर्न्स के बाद कार्लिंग अल्सर हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ आइसोलेटेड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया in an otherwise healthy patient is the most likely cause of unconjugated hyperbilirubinemia एक हेल्दी पेशेंट के लिए कौन सा आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा गिलबर्ट सिंड्रोम। आपको ये जो सिम्टम्स यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिगलर नजर सिंड्रोम्स टाइप 1, टाइप 2, टूबिन जॉनसन सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम, ये चारों सिंड्रोम्स को अच्छे से एबीसीडी के देने के पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉट ब्रॉडकास्टिंग इन एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ, तो थॉट ब्रॉडकास्टिंग किसका इम्पोर्टेंट फीचर? एंजाइटी डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म, अल्जाइमर डिजीज और सिजोफ्रेनिया। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सिजोफ्रेनिया। तो आपको अल्जाइमर डिजीज, सिजोफ्रेनिया, ये दोनों डिजीज को नर्वस सिस्टम से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सिजोफ्रेनिया में थॉट ब्रॉडकास्टिंग एक इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among of the following vaccine is least sensitive to heat? तो कौन सा वैक्सीन लीस्ट सेंसिटिव हीट के लिए? हीट के लिए लीस्ट सेंसिटिव कौन सा वैक्सीन है? ओरल पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज लीस्ट सेंसिटिव टू हीट। ठीक है, ये आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको 120 क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो ये जो टॉपिक दिया हुआ है इससे अंदर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 12 लीड इकोकार्डियोग्राम electrocardiogram showed normal atrioventricular ratio and abnormally long PR interval. The most likely diagnosis क्या हो सकता है? तो एक 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोड नॉर्मल एट्रियोवेंट्रिकुलर रेशियो, जो एट्रियो एवी रेशियो नॉर्मल एंड लॉन्ग पीआर इंटरवल लॉन्ग। ठीक है, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है? तो होगा फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्निया accompanied by cough with production of thick brownish plaques of mucus is typically found in, हम बोले थे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सीवीएस, सीएनएस, नहीं तो रेस्पिरेटरी से प्रैक्टिस में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डिस्निया accompanied by cough with productions of brownish plaques of mucus is typically found in कब? जो इसका आंसर होगा एलर्जिक ब्रोंकोपाल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा एलर्जिक ब्रोंकोपाल्मोनरी एस्परजिलोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी द सेरोलॉजिकल मार्कर व्हिच कोरिलेट्स विद द लेवल ऑफ लिवर इंजुरी एंड रिस्क डिजीज प्रोग्रेशन इज, तो आपको क्या किस में ध्यान देना पड़ेगा? क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में। ठीक है, जो सेरोलॉजिकल मार्कर है जो कोरिलेट कर रहा है किसके साथ? लेवल ऑफ लिवर इंजुरी एंड रिस्क ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन इज, इसका जो आंसर होगा HBV DNA। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा HBV DNA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। स्ट्रोक मैनिफेस्टेशंस विथ प्योर सेंसरी सिम्टम्स रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ, तो स्ट्रोक मैनिफेस्टेशंस विथ प्योर सेंसरी सिम्टम्स रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ, किसका इंस्पेक्शन हो रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेंट्रल पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेंट्रल पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोंकियोस्टेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑन चेस्ट एक्सरे बाय, ब्रोंकियोस्टेसिस में चेस्ट एक्सरे में ब्रोंकियोस्टेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टराइज्ड इन चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में ब्रोंकियोस्टेसिस में क्या दिखना पड़ेगा? क्या दिखा रहा है जो है ब्रोंकियोस्टेसिस में? क्या दिखा रहा है? ट्राम ट्रक साइंस। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। तो ब्रोंकियोस्टेसिस किस में कैसे आप जान सकते हो? ये ब्रोंकियोस्टेसिस है जो ट्राम ट्रक साइन है, उससे आप कॉन्फर्म कर सकते हैं ब्रोंकियोस्टेसिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द मोस्ट suitable remedy for profuse watering from eyes after extractions of cinders and other foreign bodies, तो जो मोस्ट सुइटेबल रेमेडी
और प्रोफ्यूज वाटरिंग फ्रॉम आइज आफ्टर एक्सट्रैक्शंस ऑफ सिंडर्स एंड फॉरेन बॉडीज। तो इसका जो आंसर होगा क्या, जो होगा एकोनाइट नैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेजिटेबल एनालॉग ऑफ मैकफॉस, मैकफॉस का वेजिटेबल एनालॉग क्या है, ये आपको आंसर देना होगा। मैकफॉस का वेजिटेबल एनालॉग क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Vomiting in any positions except lying on right side followed by drowsiness and prostration is a symptoms of vomiting in any positions। एनी पोजीशंस में वॉमिटिंग हो रहा है एक्सेप्ट लाइंग और राइट साइड, राइट साइड में सोने के बाद वॉमिटिंग नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन इज सिम्टम्स ऑफ, किसका सिम्टम्स है, ये मेनली जो सिम्टम्स है ये एंटीमटट का सिम्टम्स है। ठीक है, आपको एंटीमटट बुक में मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एंटीमटट का सिम्टम्स वॉमिटिंग इन एनी पोजीशंस लाइंग ऑन राइट साइड बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन इज सिम्टम्स ऑफ एंटीमटट। चलिए 26, loose cough with badly smelling sputum. The breath and sputum smell badly to the patient himself is characteristics of loose cough। cough कैसा हो रहा है, loose cough with badly smelling sputum and the breath and sputum smell badly to the patient is, इसका जो आंसर होगा होगा सैंकैन। ठीक है, आपको एक बार सैंकैन देखना पड़ेगा, उसमें क्या सिम्टम्स है, बैडली स्मेलिंग स्पूटम, ब्रेथ एंड स्पूटम स्मेल बैडली टू द पेशेंट हिमसेल्फ, मतलब पेशेंट को ही लग रहा है जो जो ब्रीथ वो ले रहा है, और स्पूटम में जो है वो स्मेल बैडली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेमेडी इज ए कार्डियक स्टिमुलेंट अफेक्टिंग द पेरिफेरल वेसल्स एंड कोरोनरी आर्टरीज। जो रेमेडी एक मेनली कार्डियक स्टिमुलेंट है। ठीक है, जो अफेक्ट कर रहा है किसको, पेरिफेरल वेसल्स को एंड कोरोनरी आर्टरीज को, वो कौन सा रेमेडी हो सकता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा स्क्विला। ठीक है, आपको मेडिसिन एक बार देखना पड़ेगा स्क्विला में, जो कार्डियक स्टिमुलेंट अफेक्टिंग द पेरिफेरल वेसल्स एंड कोरोनरी आर्टरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनलेस हिमाचुरिया, ब्लड थॉरोली मिक्स्ड विथ यूरिन, sediment like coffee ground, cloudy smoky albuminous urine is a symptoms of। कुछ दिन बाद AIPGT है, तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए इजी होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 28 में, तो इसका जो आंसर है क्या हो सकता है, पेनलेस हेमाचूरिया, ब्लड थॉरोली मिक्स्ड विथ यूरिन, ब्लड किसके साथ मिक्स्ड हो रहा है, यूरिन के साथ। सेडिमेंट लाइक कॉफी ग्राउंड, आपको जो कॉफी ग्राउंड और इसमें डिनोट करना पड़ेगा, कॉफी ग्राउंड और किसके अंदर है, क्लाउडी स्मोकी एल्बुमिनस यूरिन इसके साथ है। तो ये जो सिम्टम्स है मेनली किसका सिम्टम्स है, ये मेनली जो सिम्टम्स है तेरेबिन तेना का सिम्टम्स है। चलिए 29 का क्वेश्चन। द ओनली रेमेडी मेंशन्ड इन बोनी हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक फॉर एग्रावेशन फ्रॉम लेमोनेट, ये आपको सक्सेस में दिया हुआ है। तो एग्रावेशन फ्रॉम लेमोनेट BTBB में दिया हुआ है, लेमोनेट एग्रावेशन फ्रॉम लेमोनेट कौन सा मेडिसिन हो सकता है, जो होगा आंसर सेलेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली रेमेडी इन द रूब्रिक बीसीचिंग इन द माइंड सेक्शन ऑफ बीबीसीआर का माइंड सेक्शन में जो बीसीचिंग जो रेमेडी है उसका ओनली रेमेडी कौन सा हो सकता है, जो होगा इसका आंसर होगा स्टैमोनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन एजेड 40 years complain of headache, vertigo with stupefaction, unable to think or perform mental labor. Headache is worse from sun rays or gaslight. The indicated remedy, ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा, चलिए देख लीजिए। कॉम्प्लेन फ्रॉम हेडेक, हेडेक हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, स्टूपेफेक्शन हो रहा है, अनएबल टू थिंक और परफॉर्म मेंटल लेबर, हेडेक और फ्रॉम सन रेज और गैस लाइट, एंड द इंडिकेटेड रेमेडी कौन सा होगा, इसका जो आंसर होगा नेट्रम कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Crops of small boil intensely painful successively appear in the nose, green faded pus is a symptoms of। जो बॉयल्स होगा उसका स्मॉल बॉयल्स वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, अपियर इन द नोज, नोज में अपियर होगा, एंड उसके साथ ग्रीन फिटेड पास। तो ग्रीन फिटेड पास किसका सिम्टम्स है, ट्यूबरकुलिनम में ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। स्मॉल बॉयल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड नोज में अपियर होगा, उसके साथ ग्रीन फिटेड पास ट्यूबरकुलिनम में है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हैनीमैन सो कॉल्ड लोकल मेलेडीज बिलोंग टू द क्लास ऑफ, जो लोकल मेलेडी है अकॉर्डिंग टू हैनीमैन वो कौन सा क्लास में बिलोंग करते हैं? एक्सटर्नल ऑनसाइटेड डिजीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हैनीमैन सो कॉल्ड लोकल मेलेडीज का बिलोंग करते हैं एक्सटर्नल ऑनसाइटेड डिजीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट suffering from acute viral rhinitis respond to the indicated homeopathic remedy with no aggravations whatever. This corresponds to which of the kinds of observations? तो एक पेशेंट सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एक्यूट वायरल राइनाइटिस से, रिस्पॉन्ड टू द इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडी विथ नो एग्रावेशन वॉटएवर। नो एग्रावेशन वॉटएवर तो के कौन सा ऑब्जर्वेशन है? चलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ द सेकेंड एडिशंस ऑफ ऑर्गेनो मेडिसिन? ऑर्गेनो मेडिसिन का जो सेकेंड एडिशन है उसका कौन सा फीचर्स है? यह बात दिया हुआ है, कौन सा फीचर्स ऑर्गन का सेकेंड एडिशन में है? जो है आंसर लैटिन और ऑडी से परे हुआ है इंट्रोड्यूस्ड। तो ऑर्गन में सेकेंड एडिशन में फर्स्ट टाइम के लिए ऑडी से परे जो लैटिन ऑड है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। वो ऑडी से परे लैटिन ऑड है जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ऑर्गन का सेकेंड एडिशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in which aphorisms did Hahnemann mention the indiscriminate use of high potencies that may produce dangerous consequences? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 276। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रूविंग ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस द सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग व्हिच एक्शंस ऑफ मेडिसिन? जब नार्कोटिक, ये जो बहुत ज़्यादा इजी एक सिम्टम्स है, जब नार्कोटिक सब्सटेंसेस को प्रूविंग करना पड़ेगा तो जो सिम्टम्स ऑब्जर्व हो रहा है वो व्हिच एक्शन ऑफ द मेडिसिन में दिखा जाएगा? उसका आंसर होगा सेकेंडरी एक्शंस। जब भी नार्कोटिक होगा तब उसका जो एक्शंस होगा सेकेंडरी एक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच चैप्टर ऑफ द बोनियस थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक और बीटीपीबी इज इंसैनिटी? इंसैनिटी कहाँ पर है बीटीपीबी में? बीटीपीबी में इंसैनिटी इंटेलेक्ट में है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंटेलेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमेनिया इज मेंशन्ड इन व्हिच रेपर्टरी? पायरोमेनिया कहाँ पर मेंशन हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बीबीसीआर। बीबीसीआर में पायरोमेनिया है, ठीक है। पायरोमेनिया कहाँ पर है? बीबीसीआर में। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस रेफरेंस इज गिवन इन द रूब्रिक एब्सेंट माइंडेड इन केन रेपर्टरी? तो एब्सेंट माइंडेड केन रेपर्टरी में क्रॉस रेफरेंस क्या है? एब्सेंट माइंडेड उसका क्रॉस रेफरेंस होगा फॉरगेटफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश रेपर्टरी वाज पब्लिश्ड इन एलेनटाउन बाय? फर्स्ट इंग्लिश रेपर्टरी जो एलेनटाउन में पब्लिश हुआ था उसका क्या, कौन पब्लिश किया था? सी हेरिंग, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश रेपर्टरी वाज पब्लिश्ड इन एलेनटाउन बाय सी हेरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sucking the thumb is mentioned in which chapter of the BBCR? Boger Boniation's characteristics repertory में sucking the thumb is mentioned in which chapter of BBCR? इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। बीबीसीआर में कौन सा चैप्टर में दिया हुआ है सकिंग द थम्स? अपर एक्सट्रीमिटीज। चलिए 43 क्वेश्चंस, नो फ्लैटर्स एमिटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड स्पेशली आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशंस इज ए फीचर्स ऑफ? तो नो फ्लैटर्स, कोई भी फ्लैटर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड, एमिटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड स्पेशली आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशंस इज ए फीचर्स ऑफ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेफेनस एडेइवस, इसका करेक्ट आंसर। आपको एक बार रेफेनस देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टिंचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग व्हिच टाइप्स ऑफ अल्कोहल? मदर टिंचर किससे प्रिपेयर होता है, कौन सा अल्कोहल यूज करता है इसके लिए मदर टिंचर के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। चलिए स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से मदर टिंचर प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। मदर टिंचर कहाँ से प्रिपेयर्ड होता है? स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ऑल? राइट कोरोनरी आर्टरी सबको सप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के? जिसका आंसर होगा एपेक्स ऑफ हार्ट। एपेक्स ऑफ हार्ट को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम एंड एसे नोड, ये तीनों को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
According to J.T. Kent, which remedy is especially indicated in those persons who manifest momentary fleeting inquisitiveness, jumping from one subject to another? According to J.T. Kent, which remedy is especially indicated in those persons who manifest momentary fleeting inquisitiveness and jumping from one subject to another? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा एम्ब्रागिजिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्ब्रागिजिया। चलिए, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन से आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड, स्टार्स व्हेन टच्ड एवर सो स्लाइटली स्पेशली ऑन द फीट इज ए फीचर्स ऑफ कैन नॉट बियर टू बी टच्ड। मतलब टच बियर नहीं कर सकते। स्टार्स व्हेन टच्ड एवर सो लाइटली स्पेशली ऑन द फीट इज ए फीचर्स ऑफ, किसका फीचर है? कैलिकर का फीचर है। ठीक है, कैलिकर। इन ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अर्कस सेनिलिस, which chapter of the Kent laboratory should be referred to find medicine specifically covering this pathology? तो आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा अर्कस सेनिलिस क्या है। ठीक है, तो जो मेडिसिन होगा इसका, सॉरी जो चैप्टर होगा इसका केंट लेबोरेटरी में वो होगा आई। आप नोट कर लीजिएगा, जो आई चैप्टर में अर्कस सेनिलिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। वर्ब्स ऑफ इन फर इन समर्स इज फाउंड इन व्हिच चैप्टर ऑफ द केंट लेबोरेटरी? वर्ब्स ऑफ इन फर इन समर्स इज फाउंड इन व्हिच चैप्टर ऑफ केंट लेबोरेटरी? केंट लेबोरेटरी में वर्ब्स ऑफ इन फर इन समर्स कौन सा चैप्टर में केंट लेबोरेटरी में दिख सकते हैं आप लोग? जो इसका आंसर होगा करेक्ट माइंड। ठीक है, माइंड सेक्शंस में वर्ब्स ऑफ इन फर इन समर्स देख सकते हैं। चलिए 50 क्वेश्चंस। रेडियोग्राफिक्स सेंटोन्स लाइन्स इज ऑब्जर्व एक रेस्पेक्ट व्हिच जॉइंट? जो रेडियोग्राफिक सेंटोन्स लाइन वो किस जॉइंट में देख सकते हैं आप लोग? चलिए, इसका जो आंसर होगा करेक्ट हिप जॉइंट में रेडियोग्राफिक सेंटोन्स लाइन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटोन बॉडीज आर यूटिलाइज्ड बाय ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट, कौन सा टिश्यूज में कीटोन बॉडी यूटिलाइज नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लीवर। लीवर में कीटोन बॉडीज यूटिलाइज नहीं होता है। मसल, हार्ट एंड किडनी में कीटोन बॉडी यूटिलाइज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स गिव प्रोटेक्शंस अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सबको प्रोटेक्शन देते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? जो इसका आंसर होगा हेपाटिक एडिनोमा। हेपाटिक एडिनोमा में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कोई भी प्रोटेक्शंस नहीं दे सकते हैं, इसको छोड़ करके रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंडोमेट्रियल कैंसर एंड बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शंस देते हैं। चलिए, कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा, जो बिनाइन ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा में कॉमनेस्ट जो बिनाइन ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा कौन सा है? कोरियोएंजियोमा। ठीक है, जो कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा कौन सा है? कोरियोएंजियोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउन स्क्वेयर्ड सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय किसका? कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशंस। ठीक है, contralateral loss of temperature sensations। 55 questions। The peak level of LH required for ovulation is, LH को पीक लेवल में जाने मतलब पीक लेवल ऑफ LH इन ओव्यूलेशंस में रिक्वायर्ड कितना रिक्वायर्ड है? LH 65 75, ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी आप मर्ड करेगा वो करेक्ट होगा, 65 एंड 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The most frequently encountered neoplasm of the anterior mediastinum in adults is, इसका जो करंट आंसर होगा थाइमोमा। ठीक है, चलिए 57। डिसइंफेक्शंस ऑफ यूरिन इज एन एग्जांपल ऑफ, यूरिन का डिसइंफेक्शंस किसका एग्जांपल? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शंस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्करेंट डिसइंफेक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाई यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टैटू, जो ग्रीन टैटू करने के लिए जो डाई यूज होता है वो कौन सा डाई यूज होता है? मेनली क्रोमिक एसिड। जो डाई यूज होता है वो क्या? क्रोमिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैनीमैन एडमिनिस्टर्ड स्मॉल डोज ऑफ एकोनाइट जेनस एपिडेमिकस ड्यूरिंग द एपिडेमिक ऑफ स्मूथ स्कारलेट फीवर एट, कहाँ पर दिया था जेनस एपिडेमिकस के लिए एकोनाइट नेपेलस? 59 के कॉनिंग फ्लैटर। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। ए मिडिल एजेड फीमेल with persistent productive cough, clubbing and tram track appearance of chest X-ray most likely has, ट्राम ट्रैक अपीयरेंस कहाँ पर होता है? हम पहले भी एक क्वेश्चन में देख चुके थे। ट्राम ट्रैक अपीयरेंस कहाँ पर होता है?
चलिए इसका जो आंसर होगा ब्रोंकियोस्टेसिस, ठीक है, ब्रोंकियोस्टेसिस। तो आज के लिए इतना ही। चलिए 60 क्वेश्चन हम कवर कर लिए। आप लोग ध्यान से जो जो क्वेश्चन हम बोले थे वो उसको नोट कर लीजिएगा एंड उसका जो जो टॉपिक हम डिस्कस किए थे उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, हमको ये जो पीडीएफ रेडी करने में, इसका आंसर रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा मोटिवेशंस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जो 60 क्वेश्चन है ग्रैंड टेस्ट 1 का वो कवर कर लेंगे, उसके बाद हम ग्रैंड टेस्ट 2 में जाएंगे। थैंक यू।